हेलो एवरीवन, आप सबको करेन एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और रिएक्शंस जो चैप्टर 1 है, जिसमें से आज हम लोग जो देखेंगे पार्ट 2। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट्स और केमिकल इक्वेशंस कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करा है। वो पार्ट 1 है और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये तो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस वीडियो का एक मजेदार बात यह भी है कि मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा और उससे आपको गलत होने का चांसेस 0% रहेगा, जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। और बच्चों, केमिकल बैलेंस इक्वेशन करना आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th में एक अच्छे स्कोर देता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको हमेशा 4 से 5 नंबर आपको स्कोर करने में मदद करेगा। और कभी कभी ये 3 नंबर का किसी भी फॉर्म में आ सकता हो सकता है कि आपको बैलेंस डायरेक्ट करने आ जाए, या कोई एक इक्वेशंस वर्ड दिया है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, उसको बैलेंस किया जाए, या फिर आपको केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। इसीलिए और दूसरा बात, आप सबको हम ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसको एक दिल लगा के वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ जो आप सीखोगे ना, ये काम आएगा। दूसरा बात आपको जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि एक होता है सिलेबस कंप्लीट करने का और एक होता है सीखने का। तो आप सीखने की कोशिश करो जो आपको आने वाले फ्यूचर में भी काम आएगा, आपके एक नॉलेजफुल आप एक स्टूडेंट्स बनोगे, और दूसरा नंबर स्कोरिंग करने में मदद करेगा, आपको क्रेडिट करेगा, जो आप पूरा ओवरऑल में एक अच्छे स्कोर कर सकते हो। और एक आप यदि याद करके रखोगे और टाइम पास कर रहे वीडियो देखने आओ, तो हम कहेंगे कि वीडियो मत ही देखो, टाइम पास होगा, या जो चीज देखने आओ वो चीज देख लो। ये तो हमारा था आपको सजेशंस। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी कैसे किसी चीज को केमिकल बैलेंस इक्वेशन किया जाता है। उससे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में और क्यों बैलेंस करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। देखो, रिकॉल दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये क्लास 9 में पढ़े हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस। यानी बॉस ऐसा कि यदि आप कोई एक केमिकल इक्वेशन से लिख रहे हैं जहां पे ए और बी दो रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट्स होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है जहां ए बी है, तो दोस्तों इस केमिकल इक्वेशंस में मास ऑफ ए रिएक्टेंट पूरे दोनों का और मास ऑफ ए प्रोडक्ट यानी एलएचएस का जो वैल्यू होगी मास में, दोनों का मास, और इधर जो आरएचएस का वैल्यू होगी दोनों के मास, ये दोनों बराबर का होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो ये मास इसका क्रिएट किया जाता है, हम अपने से बनाते हैं, और ना ही हम इसके मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये ऑलवेज हमेशा क्या रहता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट बराबर होते हैं। इसी को उन्होंने एक लॉ बनाया, तो आपको याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको आ भी सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा व्हाई केमिकल इक्वेशंस बैलेंस। अब हम इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसीलिए करेंगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कराएंगे। और यदि हम बैलेंस नहीं करते हैं तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मानता ही नहीं है, यानी हमारा टोटली गलत है, लॉ कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आपको यह समझ लेना है व्हाई आप केमिकल बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप इसका आंसर करोगे कि वी बैलेंस a chemical equation according to the law of conservation of mass state that mass cannot be created nor be destroyed in a chemical equation। इसको एक दूसरे भाषा में ये कहा गया है एनसीईआरटी में, इन अदर वर्ड्स में ये मेंशन किया गया है। बोला था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये है जितने नंबर ऑफ एटम्स, अगर एक जैसे एटम्स एक है तो इधर भी देखो एक ही एटम्स है, तो ये एटम्स हमारा चेंज नहीं होता है, और यदि एटम्स चेंज नहीं होगा तो उसका मास भी चेंज नहीं होगा, सीधा सा बात है। अब एक दूसरा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है कि यदि कोई केमिकल इक्वेशंस होने के बाद आप उसको देख रहे हो कि वो बैलेंस नहीं है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को आप क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, आपको ऐसे पूछेगा तो बोलना है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये बात क्लियर हुई। और है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है। जैसे चलिए हम एक समझते हैं और एक्टिविटी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या गया बाबू, जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाया है। यदि इसी को आप इसी को जो वर्ड में लिखा गया ना, इसको आप केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा जेड, तो मैं एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ, क्या है ये हमारा जेड, और आपके पास क्या रिएक्ट कर रहा है यहाँ H2SO4, और ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करके हमारा जो प्रोडक्ट बना रहा वो बना रहा ZnSO4, और साथ में आपको बना रहा है हाइड्रोजन।
तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी में जो बैलेंस किया गया है इस तरह से टेबल बनाकर बैलेंस किया गया है, हम यहाँ कतई नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लेंदी प्रोसेस है और ये एक हमारा कंफ्यूजन प्रोसेस है। यदि ऐसा करोगे ना तो हो सकता है कि 100% चांसेस रहता है कि इसमें गलती होने के चांसेस, बहुत ज्यादा परफेक्शन का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल का आपको जरूरत पड़ेगा, तब जाके आप इसको आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन इसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करा और हमारा टीचर का काम है कि आपको एक सिंप्लिसिटी प्रदान करना ताकि आप अच्छे से उस चीजों को सीखो और उसको अप्लाई कर पाओ। और इस वीडियो के अंदर में हम जो यह बैलेंस करने जा रहे हैं इस मेथड से नहीं करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में देख रहे हो। हम एक न्यू और यूनिक मेथड आपको डेवलप करा है जो आपके लिए यहाँ पे सुइटेबल होगा और उसको आप आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए ये न्यू और हमारा यूनिक मेथड क्या है बच्चों। यदि आप इन चीजों को समझ लेते हैं एक बार टाइम लगता है, बाकी एक बार बनाने के बाद आपको उस चीज को एप्लीकेशन में यानी अप्लाई करने में आपको ज्यादा समय का नहीं लगेगा। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखना है उसको देखना। देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट हमारा H2SO4 है और एक रिएक्टेंट हमारा Zn है। तो ये दोनों LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में है इस इक्वेशंस का, और यहाँ ZnSO4 एक प्रोडक्ट है और H2 एक प्रोडक्ट है जो कि राइट साइड में है, तो इसको हम RHS बोलेंगे। अब बैलेंस करने का मतलब होता है कि LHS में जितना मास है वो RHS में मास बराबर अगर है तो हम कहे जाएंगे कि ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो सबसे पहले हम LHS वाला को एक साइड में लिखेंगे और RHS वाला को एक साइड लिखेंगे और ये सेपरेटली लिखने की कोशिश करेंगे कि हर रिएक्टेंट्स को सेपरेटली लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे Zn अकेले एक रिएक्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे Zn, और यहाँ पे देखेंगे काउंटिंग करके देखेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे देखो Zn कितने हैं तो एक है, तो हम यहाँ पे एक लेंगे और इसको बॉक्स के अंदर में रख लेंगे। क्लियर बात है, ये हमारा तरीका है। दूसरा हमारे पास जो रिएक्टेंट है H2SO4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है ये काउंटिंग करेंगे। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ हाइड्रोजन को 2 लिखो। या सल्फर देखो कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे सल्फर को क्या लिखना भाई मेरा 1 लिखना। और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो आप इस यहाँ ऑक्सीजन को कितना लिखोगे भाई मेरा 4 है। अब इसको भी एक बॉक्स के अंदर में रख लोगे, यानी जितने यदि आपका 3 LHS में ऐसा होता तो 3 लिखते, अगर 2 होता तो 2 लिखते। तो हमारे यहाँ 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट को एक एक बॉक्स में हमने यहाँ पे लिख लिया है। आप देखो इस साइड में आप क्या करना है, यदि आप देखो RHS में देखो तो ZnSO4, तो सबसे पहले क्या करना है Zn को लिखना है और इसे काउंटिंग करके बताना है कितना है। तो Zn यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग Zn को 1 लिखेंगे। बच्चे यहाँ सल्फर है तो सल्फर को भी हम लोगों ने ऐसा करके लिखेंगे और ये 1 है तो हम यहाँ पे 1 सल्फर लिखेंगे। ये ऑक्सीजन कितने बच्चे 4 है, तो आप यहाँ पे क्या करना ऑक्सीजन लिख के यहाँ पे लिख लेना आप 4, और इस प्रकार से आप इसको भी एक बॉक्स के अंदर में घेर लेना। बात क्लियर है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो H2 है, तो H2 का मतलब यहाँ समझ लेना है कि H कितनी है 2 है, तो ये हमारा हो गया। अब एक मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, यदि आप इन सीक्वेंसेस को याद कर लेते हो तो आसान बना देता है आपको बैलेंस करने में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने सबसे पहले ये कोशिश करना बच्चे कि मेटल्स को हम पहले बैलेंस करेंगे, और दूसरा में सीक्वेंसेस में हम ध्यान रखेंगे कि नॉन मेटल्स को देंगे। क्या करेंगे नॉन मेटल्स को देंगे, और नॉन मेटल्स और मेटल यदि दोनों हमारा बैलेंस है या है तो हम पहले उसके बाद क्या करेंगे भाई हाइड्रोजन को देना। क्या करोगे आप हाइड्रोजन को देना, और हाइड्रोजन यदि बैलेंस हो गया है तो आप कोशिश करना क्या ऑक्सीजन करना। ये मैक्सिमम टाइम में हमारा रिपीट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही कोशिश करना, जहां आसान होगा वो अपने तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम में अगर मेटल्स को पहले करोगे ना तो कुछ ऐसी चीज होगा जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, तो फिर से हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम बचत होगी। चलो अब ये सर बोलोगे सर नॉन मेटल्स है यार, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो नॉन मेटल्स है, तो फिर इसको क्यों करेंगे। नहीं, हमने आपको बोला एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रिमेनिंग नॉन मेटल्स होगा उसको सबसे पहले करेंगे। जैसे हमारा कोई एग्जांपल है सल्फर, कोई क्लोरीन है ना, नाइट्रोजन, तो इस सारे को हम पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करेंगे। अब ये जो मेरा न्यू यूनिक मेथड है इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह मेटल देखो क्या हमारा Zn है और राइट साइड में यहाँ Zn है, तो लेफ्ट साइड में Zn कितना है 1 है और राइट साइड में Zn कितना है 1 है। इसका मतलब बच्चे ये Zn हमारा बैलेंस ऑलरेडी है इस केमिकल इक्वेशन में, इसको बैलेंस करने की नीड हमें नहीं है। अब आइए देखते हैं, हम यहाँ पे करते हैं किसी और को लेते हैं, बोले नॉन मेटल्स को लेंगे। नॉन मेटल्स में हमने क्या लिया है सल्फर लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, कुछ भी होगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। सो यहाँ पे आप देखो भाई मेरा S है और S का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1 है, और यहाँ देखो S का वैल्यू कितना 1 है, इसका मतलब सल्फर भी ऑलरेडी बैलेंस है। और उसके बाद आप हाइड्रोजन को करो, मैंने क्या बोला हाइड्रोजन को करेंगे। चलो हाइड्रोजन के यहाँ पे देखो कितना राइट साइड में 2 है मेरे भाई, और हाइड्रोजन को यहाँ देखो राइट साइड में हमारा 2 है, इसका मतलब ऑलरेडी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ये तो मेरा क्लियर हो गया है, ऑलरेडी हाइड्रोजन भी यहाँ बैलेंस है। अब अगर देखेंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं ये केमिकल इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आई। यदि हमारा ऐसा केमिकल इक्वेशन जो ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा तो हम इसका इस्तेमाल करके कैसे करेंगे, देखो इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया भाई मेरा, वो एग्जाम्पल्स क्या दिया है मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये देखो Fe है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे हम Fe और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग H2O, थोड़ा कलर में लिख देते हैं। और रिएक्ट करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बना है मेरे भाई, ये Fe3 और ये O4 और साथ में बना हमारा हाइड्रोजन, साथ में बना हमारा हाइड्रोजन। आइए हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि Fe को क्या लिखेंगे, सबसे पहले Fe, तो एक ही है तो इसको बॉक्स के अंदर में हम लोग एक लिख के छोड़ देंगे। क्लियर बात। अब देखो H2O दोनों प्रोडक्ट है, तो H कितना है यहाँ पे 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में दोनों रिएक्टेंट को अलग अलग सेपरेट एक बॉक्स के अंदर में रख दिया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, Fe3F4 में, यानी हमारे पास जो Fe है भाई मेरा वो कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना है भाई मेरा, ये 4 है, तो आप यहाँ पे Fe3 और ये 4 आप बना लेंगे। उसी प्रकार हाइड्रोजन को लिखेंगे, तो हाइड्रोजन मेरे भाई यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको हाइड्रोजन को भी आपने ऐसे इसी तरह से बैलेंस कर दिया। अब जो मेरा यूनिक मेथड क्या है ये देखना, काउंटिंग करेंगे। देखो हमारे पास Fe कितना है, 1 है, और यहाँ Fe कितना 3 है, इसका मतलब Fe हमारा बैलेंस नहीं है। राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो यदि हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो हम इक्वल दिखाना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इन लेफ्ट साइड एंड ऑल्सो इन राइट साइड। तो सबसे पहले ये कोशिश करो, जिधर ज्यादा है ना उस ज्यादा को हम कम करेंगे नहीं, जहां कम है ना उसको ज्यादा करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइड करना आसान होता है। अब देखना मेरा पहला रूल है कि आप कहाँ मल्टीप्लाइड करोगे, मल्टीप्लाइड यहाँ पे करोगे, पहले करोगे, यानी यदि आप इसको F को 3 करना चाहते हो तो इस जगह मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाइड कर दिए, जिससे F1 था ना, अब हमारा कितना बन गया, 3, अब 3 बन गया। ये क्लियर हो गया। मतलब अगर हम देखें लेफ्ट साइड में अगर Fe 3 हो गया और राइट साइड में भी Fe 3 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS में Fe अभी बराबर का है। उसी प्रकार सभी एटम को एक एक करके पकड़ेंगे और उसी तरह से हम बैलेंस करने का। अब हम क्या बोले कि इसके अलावा आपको क्या करना था, हम आपको ये बताए थे कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो बचे नॉन वॉटल्स हैं उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में ऑक्सीजन हमारे 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 ही मेरे भाई। तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने बोला यहाँ मल्टीप्लाइड करना, तो हमको 4 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो जिससे ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे भाई, 4। अब अगर 4 यहाँ मल्टीप्लाइड करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कुछ गलत हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ पता है, हाइड्रोजन में यहाँ देखो 4 और यहाँ 2 पहले से था, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए, कितना हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। ये क्लियर हो गई। तो हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 8 बन गया, 8 एटम्स बन गए, तो हमको राइट साइड में 8 बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास आसान तरीका, देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो हम यहाँ क्या मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड करेंगे तो हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, 8। अब आप काउंटिंग करके देखो कि हमारे केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या नहीं है और क्या क्या बैलेंस है। तो यहाँ देखो Fe कितना है मेरे भाई, 3 है, यहाँ Fe कितना है, 3 है, चलो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन मेरे भाई कितना है, यहाँ 8 है, तो हाइड्रोजन यहाँ मेरे भाई 8 है। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 4 है। इसका मतलब बैलेंस हो गया। जहां जहां मल्टीप्लाइड किए उसके जगह आप इसको रख लो। तो जहां जहां मल्टीप्लाइड, Fe के पहले आप 3 मल्टीप्लाइड किए तो यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ओके। और आप H2O के पहले 4 मल्टीप्लाइड किए तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड कर दीजिए। और Fe में नहीं करा है और H2 में करा है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाइड किए, 4। तो इस प्रकार ये जो केमिकल इक्वेशंस बना, अब हमारा बैलेंस हो गया। एक आसान तरीका है और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहता। इस प्रकार से केमिकल बैलेंस इक्वेशंस को आप कर सकते हो, और हमने आपको बताया किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, ये आपको समझ में आई होगी। बात समझ में आए। देखो यहाँ पे आपको उसी तरह से बैलेंस किया गया केमिकल इक्वेशन, उसी लिख को यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है बैलेंस करके, तो इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पे, राइटिंग सिंबल्स ऑफ ए फिजिकल स्टेट्स, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जो हमने कंपाउंड लिख रहा है या प्रोडक्ट लिख रहे हैं या रिएक्टेंट लिख रहे हैं, उसका कोई फिजिकल स्टेट को हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3Fe है, तो Fe कौन सा स्टेट्स में ये नहीं पता। जैसे मैंने बोला कि Fe कौन सा स्टेट है, हम लोग जानते हैं कि Fe सॉलिड स्टेट में, तो ये हमारा जो है ना, ये मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं है केमिकल इक्वेशंस। इसका मतलब ये कह सकता है कि एक केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द स्टेट्स ऑफ ए कंपाउंड्स व्हिच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट व्हिच आर फॉर्म इन व्हिच स्टेट। तो ये एक रॉन्ग है ना। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस का एक डिसएडवांटेजेस है कि किसी भी कंपाउंड का ये स्टेट्स को नहीं बताता है। तो यदि स्टेट्स को मेरे को बताना है
तब हम पूरी तरह से वो केमिकल इक्वेशंस मेरे को बताएगा। तो हमको ये समझ में आया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द स्टेट्स ऑफ ए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उस केमिकल इक्वेशंस में कभी कभी देखना, जैसे कभी कभी आप वाटर को देखना कि हम लिक्विड के फॉर्म में एक केमिकल इक्वेशंस कराएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड लिखना पड़ना होगा। और कभी कभी अगर आप लिख रहे हो वाटर को हमारा गैसियस के फॉर्म में यूज करते हो, तो यहाँ गैस लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यदि H2O लिखा हुआ है तो ये गैसियस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आपको नहीं बता पा रहा है ये केमिकल इक्वेशंस। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव करना पड़ेगा, और मोर इंफॉर्मेटिव करके हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में कौन सा स्टेट्स में वो पार्टिसिपेट किया उस केमिकल इक्वेशंस में, ताकि उस केमिकल इक्वेशंस को पूरे मोर इंफॉर्मेटिव करके उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पाया जा सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को यदि बैलेंस कर रहे हो ना, तो ये कोशिश हमेशा रहना चाहिए कि उसका स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स क्या है, कि कौन सा स्टेट में वो पार्टिसिपेट किया है, एक्चुअल में कौन सा स्टेट में पार्टिसिपेट किया। इसी को एनसीईआरटी में क्या कहा है इसको समझिए। इन्होंने बोला केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन, जैसे मैंने वहां पे बना। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट? कहीं फिजिकल स्टेट बता रहा? नहीं बता पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा है? तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। इट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसी का रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नहीं बता पा रहा। इसका मतलब नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसमें पार्टिसिपेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट को नहीं बता पाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव करेंगे। तो क्या तरीके हैं, एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है? टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव करना चाहता हूं मेरे भाई, the physical states of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। मतलब ये कह रहा, जैसे यदि आप H2O लिख रहे हो तो वो H2O किस में पार्टिसिपेट किया, क्या लिक्विड में पार्टिसिपेट किया, या कह रहा है कि वो H2O हमारा गैसियस फेज में पार्टिसिपेट किया। इसको बोल रहा है कि फॉर्मूला के अलोंग ही लिखेंगे। तो लिखने के कुछ तरीका दिया गया है। इसमें बोला गया कि जो गैसियस होगा और लिक्विड स्टेट्स होगा या एक्वास स्टेट्स होगा या सॉलिड स्टेट्स होगा, चार ही स्टेट हो सकता है। एक तो हमारा गैसियस स्टेट, एक तो वो लिक्विड स्टेट्स, एक तो हमारा एक्वास स्टेट, और एक हमारा सॉलिड स्टेट्स। अब एक बात समझने में आती है कि भाई ये हमारा गैसियस स्टेट किसको बोलते हैं, जो गैस फॉर्म में रहेगा। लिक्विड स्टेट किसको बोलते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ये एक्वास क्या बोलेंगे, यानी कोई भी चीज जो वाटर में सोल्यूबल अगर हमारा कंपाउंड रहेगा उसको एक्वास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम NaCl को पानी में घोल दिए और पानी में घुला हुआ NaCl को आप क्या दिखाओगे, आप लिखना एक्वास। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्वास। तो इसको शॉर्ट नोटेशन है, उस नोटेशन के बेसिस पर हम करेंगे। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा नोटेशन गैस के लिए G लिखेंगे और लिक्विड के लिए L लिखेंगे और एक्वास के लिए AQ लिखेंगे और सॉलिड के लिए S लिखेंगे। ये जो एक्वास है, हमने अभी ने बोला रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब उसका वाटर में सोल्यूबल को ही हम दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने उसी को लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ना कि FeH2O और Fe3O, तो इसको हम पहले लिखेंगे। देखो भाई, मेरा जो ये Fe है ना मेरा भाई, Fe, तो Fe एक्चुअली लोहा है और लोहा का मतलब है सॉलिड स्टेट में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए S लिखेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिसिपेट किया। ये जो हमारा वाटर है ना, यहाँ पे भाई मेरा वाटर जो लोहा के साथ जो रिएक्ट करता है ना, ये वाटर नहीं होता है, लिक्विड नहीं होता, ये एक्चुअली में गैसियस फॉर्म में होता है, मॉइस्चर के फॉर्म में होता है। इसलिए हम इस G लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। क्यों? तो इसका मतलब इस रिएक्शंस में वाटर एज ए वेपर पार्टिसिपेट किया है और वाटर के Fe के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 और हाइड्रोजन बनाया। और हाइड्रोजन गैस है, तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, गैसियस लिखेंगे। क्या लिख देंगे हम, गैस लिखेंगे। अब देखो, ये जो हमारे पास बना है ना भाई, ये जो हमारे पास बना है ना Fe3O4, ये भाई एक ऑक्साइड है, सॉरी एक आयरन का ऑक्साइड बना। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे आयरन को आप अगर किसी मॉइस्चर जगह में आप रख दोगे ना, इसके ऊपर में एक लेयर बनता है और इसी को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। आगे जाके हम इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। तो ये एक लोहाई है, और लोहाई ये हमारा हमेशा किस में, सॉलिड स्टेट में ही पाया जाएगा। तो इससे नीचे में हम क्या लिख लेंगे भाई, मेरा S। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को इस तरह से आप लिख पाओगे कि हमारा कौन सा स्टेट है और उस स्टेट से क्या क्या लिखा जाता है। तो एक लिखने का तरीका है मोर इन्फॉर्मेटिव करने का। चलिए, जैसे हमने बोला G लिखा, जैसे वाटर के लिए G इसीलिए लिखा क्योंकि G इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वाटर है, यहाँ इस स्टीम के फॉर्म में है। इसी प्रकार एक और इस केमिकल इक्वेशंस में हमारा नहीं बताता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझोगे कि एक केमिकल इक्वेशंस करा रहा हूं मैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये गैसियस फेज में पार्टिसिपेट किया। दूसरा मेरे पास ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो गैसियस के फॉर्म में पार्टिसिपेट किया।
लेकिन इस केमिकल रिएक्शंस नहीं पॉसिबल नहीं है बिना कोई कंडीशंस का, बिना कोई कंडीशंस का ये केमिकल इक्वेशन हो ही नहीं सकता। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करा सकते हैं। रिएक्ट करने के लिए इसको एक प्रेशर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे यहाँ दिखाया गया कि 340 एटीएम में ही ये प्रेशर को एटीएम प्रेशर में ही ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। इसका मतलब ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ही ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा ही नहीं। दैट मीन ये केमिकल इक्वेशन बनेगा ही नहीं मेरे भाई, बनेगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन है ना। तो कभी कभी केमिकल बैलेंस इक्वेशन ये नहीं बता पाता है कि किस कंडीशन में केमिकल इक्वेशन होगा। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन का दे डज नॉट टेल अस अबाउट द इन व्हिच कंडीशन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बात क्लियर हुई। पहली बात तो वो था, दूसरी बात ये, यानी दूसरा कंडीशंस को हमको फुलफिल कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे केमिकल इक्वेशन जो टेम्परेचर पे वो हमारा होता है, कभी कभी प्रेशर पे होता है, कभी कभी कैटेलिस्ट देने के बाद रिएक्शन होता है। जैसे कि ये पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अब प्रेशर देना पड़ेगा तब जाके केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस होगी, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन को इस एरो के जस्ट ऊपर या तो नीचे लिखा जाता है, ये हमारा है। जैसे एक एग्जांपल हमारा फोटोसिंथेसिस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस ये हमारे केमिकल इक्वेशंस है। आप सबको पता होगा कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट किया जाता है तो सनलाइट के प्रेजेंट में ही होता है। तो ये कंडीशन है कि विदाउट सनलाइट क्लोरोफिल और प्रेजेंट नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस होगा ही नहीं, प्लांट्स बन ही नहीं सकता फूड। इट मीन हम ये समझ सकते हैं कि ये कंडीशन है, अंडर दिस कंडीशन ही ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी भाई मेरा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तभी रिएक्ट कर पाएंगे जब सनलाइट और क्लोरोफिल होगा, और इससे हमारा ग्लूकोज बनेगा और 6 CO2 बनेगा और H2 बनेगा। तो ये कंडीशन है। तो आप इस एग्जांपल से भी आप उनको समझा सकते हो एग्जामिनर को भाई कि ये बिना केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाता है कि हमारा किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होगा। बैलेंस इक्वेशन केवल और केवल ये बता देता है भाई कि वो हमारा रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है, ये बता पाता है। तो ये हमेशा कोशिश करना है, टू थिंग्स यू हैव टू नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट, फर्स्ट कंडीशन इज डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट, एंड सेकंड थिंग्स इज इट डज नॉट टेल अबाउट क्या नहीं बता पाता है कि किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है। ऐसे ही हमारा वीडियो आप तक सबसे पहुंचे और एनसीईआरटी को क्लियर एकदम पानी पानी बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। हम आपको एनसीईआरटी में इतना लेवल पहुंचा देंगे कि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी।